जय हिंद साथियों, मैं राम गोस्वामी एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम जीएस की श्रृंखला को टॉपिक वाइज, इंडेक्स या सिलेबस वाइज लेके चल रहे हैं और उसी श्रृंखला में अभी हमने पहला सब्जेक्ट जो उठाया है वो है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के 2-3 लेक्चर के बाद आज हम ये अगला लेक्चर लेके आए हैं और इस लेक्चर में आज हमारा टॉपिक होने वाला है संविधान सभा। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग वीडियो में ही बोला था कि कोई भी सब्जेक्ट यदि हम अपने चैनल पे स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य एकमात्र ये है कि हर सब्जेक्ट का आपको बिल्कुल सीक्वेंस से, ये जरूरी नहीं है कि जो एग्जाम में सिलेबस में दिया है किसी सब्जेक्ट का पार्ट हम वो पढ़ाएं, बल्कि हम यहाँ ओवरऑल सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। तो जैसे संविधान को हमारे उद्देश्य स्टार्ट करने का उद्देश्य ये था कि ये जो सब्जेक्ट है वो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में काम तो आए ही, साथ ही आपके कॉलेजेस की जो डिग्री कोर्सेज होते हैं बीए एमए उसमें भी काम आए। चलिए, तो उसी सिलसिले में अब हम स्टार्ट कर रहे हैं संविधान सभा। आप सभी लोगों ने संविधान सभा पहले भी कई बार पढ़ी होगी, लेकिन ऑलमोस्ट जो बच्चे होते हैं वो संविधान सभा को डायरेक्ट कहाँ से पढ़ने लगते हैं कि भाई संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, उनका डिस्क्रिप्शंस क्या क्या था, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, फिर अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ठीक, तो ये तो आपने कई बार पढ़ा हुआ है। आज हमारे इस लेक्चर में संविधान सभा को हम इतने टॉपिक से कवर करेंगे कि आने वाले समय में यदि आप कोई भी पेपर दे रहे हो, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, पीएससी, यूपीएससी, तो उसमें आपको संविधान सभा में कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। तो हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि संविधान सभा को हम किन किन टॉपिक से कवर करेंगे। तो संविधान सभा को हम सबसे पहले जो हमारे चर्चा के आज बिंदु होंगे इस लेक्चर में, और हो सकता है बच्चों कि ये लेक्चर 2 पार्ट में बने, क्योंकि पूरा जो 8-10 बिंदु हैं संविधान सभा से रिलेटेड उन सबको विस्तार से समझाने में टाइम जरूर लगेगा। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि संविधान सभा की उत्पत्ति कैसे हुई। फिर यदि हम बात करें तो हम पढ़ेंगे कि संविधान सभा की भारत में मांग कैसे हुई, मतलब कब कब हुई। ठीक, फिर हम इसकी क्या पढ़ेंगे, पृष्ठभूमि पढ़ेंगे कि संविधान सभा गठित होने के पहले कौन कौन सी घटनाएं हुई, कौन कौन से घटनाक्रम हुए, वो हम पढ़ेंगे। पृष्ठभूमि के बाद फिर हम इसका पढ़ेंगे कि आखिर जो संविधान सभा गठित होनी थी वो किस तरीके से होनी थी या उसका स्वरूप क्या होना था, इसका हम विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे चुनाव एवं परिणाम कि संविधान सभा के चुनाव कब हुए और उसके परिणाम क्या क्या हुए, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, मुस्लिम लीग को कितनी मिली, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। फिर थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र आएगा डॉक्टर अंबेडकर जी का। तो डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में भी निर्वाचन को लेके एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो हम समझेंगे, चुनाव एवं परिणाम। ठीक, फिर इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, संविधान सभा की कार्यप्रणाली। संविधान सभा की कार्यप्रणाली मतलब उसने वर्किंग कैसे स्टार्ट की, इसको हम समझेंगे। देन इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि संविधान निर्माण के लिए जो समितियां बनी थी वो कौन कौन सी समितियां बनी थी, उसको पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि कुछ आलोचक हैं जिनने संविधान सभा की आलोचना की है, तो फिर हम आलोचना पढ़ेंगे। फिर इसके बाद संविधान सभा को किन किन महापुरुषों ने, विद्वानों ने क्या क्या कहा है, तो उसको हम टिप्पणियों में कवर करेंगे। ठीक है, कि संविधान सभा से रिलेटेड क्या क्या टिप्पणियां हैं। और लास्ट में संविधान सभा से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे इसका प्रतीक चिन्ह कौन था, इसका अनुवाद किसने किया, इसको डिजाइन किसने किया, ये सारी चीजें। तो दोस्तों अगर हम इन सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि मेरा अनुमानित समय 1.5 से 2 घंटे हो जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है ये वीडियो या ये टॉपिक आपको 2 वीडियो में कवर करना पड़े। ठीक है, तो तैयार रहिएगा और अगर चाहें तो आप अपने पास एक पेन कॉपी लेके रखिएगा। जो चीजें आपको जरूरी लग रही हैं वो अभी वीडियो के साथ ही आप नोट करते जाइए। इसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आपको ये विस्तार से, जो मैं अभी इन 1-2 वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा, उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उत्पत्ति। सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्पत्ति इसकी कहाँ हुई। ठीक, उसके पहले भी यदि हम देखें
कि यदि संविधान सभा को हमें समझाना पड़े तो संविधान सभा को हम कैसे समझाएंगे? तो संविधान सभा का मतलब क्या होता है? लोकतांत्रिक देशों में संविधान का निर्माण करने वाली संस्था। लोकतांत्रिक देशों में संविधान का निर्माण करने वाली संस्था क्या कहलाती है दोस्तों? संविधान सभा। ठीक, इस चीज को आपको ध्यान रखना। हालांकि ये कभी एग्जाम में आएगा नहीं कि संविधान सभा क्या होती है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम इसके पहले टॉपिक को उठा रहे हैं, पहले बिंदु को उठा रहे हैं कि उत्पत्ति। यदि हम उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति में अभी हमें केवल भारत की चर्चा नहीं करना है, उत्पत्ति में हमें यह देखना है कि विश्व में इसकी उत्पत्ति हुई कैसे। ठीक है, तो यदि हम बात करें कि सर्वप्रथम संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किसने किया? ठीक, तो सर्वप्रथम विचार का प्रतिपादन किसने किया? तो सर्वप्रथम विचार का प्रतिपादन किया सर हेनरी मैन। मतलब इन्होंने ये सोचा, ये इंग्लैंड के थे, इन्होंने ये सोचा कि भाई लोकतांत्रिक देशों में एक संविधान का निर्माण कराना। तो सबसे पहले ये थॉट्स किसके मन में आया? तो सर हेनरी मैन में। ठीक, फिर इसके बाद यदि हम देखें कि आखिर कौन से देश में सर्वप्रथम व्यवहारिक रूप मतलब जहां बाकायदा संविधान सभा का निर्माण हुआ और उन्होंने संविधान सभा बनाया, जो सर्वप्रथम व्यवहारिक रूप हम विश्व में कहां देखते हैं? तो एक अमेरिका, ठीक है, 1787, और एक फ्रांस, अमेरिका के बाद फ्रांस 1791। तो ये हो गई आपकी उत्पत्ति कि आखिर विश्व में संविधान सभा की उत्पत्ति हुई कैसे। तो संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया? सर हेनरी मैन ने। लेकिन यदि हम देखें कि प्रैक्टिकली रूप से हमने संविधान सभा कहां अस्तित्व में देखी, तो सबसे पहले अमेरिका 1787, देन उसके बाद फ्रांस 1971। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उत्पत्ति। अब यदि हम बात करें कि संविधान सभा के लिए भारत में मांग कब कब हुई? ठीक है, भारत में मांग, ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा, संविधान सभा में भारत में मांग कब कब हुई। इसकी चर्चा का दूसरा बिंदु क्या है? भारत में मांग कब कब हुई। चलिए तो देखते हैं इसमें। यहां मैं शॉर्ट में लिखते हुए समझा रहा हूं क्योंकि बहुत सारा लिखूंगा तो समय भी जाएगा। आपको इसका पूरा नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल में। ठीक है, तो सबसे पहले यहां हमें क्या लिखना है? 1895 स्वराज विधेयक और तिलक। मतलब यदि हम ये देखें कि भारत में संविधान सभा की बात या संविधान सभा होनी चाहिए कब देखा गया, तो 1985 में स्वराज विधेयक ब्रिटिश हुकूमत के सामने पेश किया था, जो तैयार किया था किसने? तिलक ने। ठीक है, फिर इसके बाद यदि हम देखें तो 1922 गांधी जी द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था। 1922 गांधी जी द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था जिसमें कहा गया था कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही बनेगा और इसमें ब्रिटिश का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो यहां मैंने अभी स्टेटमेंट लिख दिया है कटन, ये पीडीएफ में पूरा आपके पास लिखा है। ठीक, फिर इसके बाद यदि हम देखें तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने बनाई थी बेटा? नेहरू रिपोर्ट 1928 में नेहरू रिपोर्ट जो बनाई थी मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी और इन्होंने भी ये रिपोर्ट बनाई थी बर्किनहेड की चुनौती पे। ये एक अलग कहानी है, किसी दिन और समझाऊंगा। ठीक है, तो बर्किनहेड की चुनौती पे मोतीलाल नेहरू ने एक नेहरू रिपोर्ट बनाई थी जिसमें संविधान सभा की मांग की गई थी। ठीक है, फिर इसके बाद यदि अपन देखें कि व्यवहारिक रूप से औपचारिक रूप से सर्वप्रथम किसने मांग की थी? औपचारिक रूप से सर्वप्रथम मांग करने वाले कौन थे? तो औपचारिक रूप से सर्वप्रथम जो मांग की थी वो 1934 में
M.N. रॉय द्वारा 1934 में M.N. रॉय द्वारा क्या की गई थी, औपचारिक रूप से मांग की गई थी। फिर इसके बाद यदि हम देखें तो इसके अलावा 1938 हरिपुरा अधिवेशन, 1938 हरिपुरा अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू JL नेहरू, इन्होंने भी एक क्या दिया था, कथन दिया था। ठीक है, इन्होंने भी एक क्या दिया था, कथन दिया था। और कथन क्या था कि स्वतंत्र भारत का संविधान एक ऐसी सभा के द्वारा बनाया जाएगा जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई हो और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप ना हो। तो लगभग गांधी जी का कथन और जवाहरलाल नेहरू जी का जो कथन था वो यही था कि भाई जो भारत का संविधान बनेगा वो भारतीयों के अकॉर्डिंग ही बनेगा और इसमें हमें कोई बाहरी हस्तक्षेप या ब्रिटिश हस्तक्षेप नहीं चाहिए। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि भारत में मांग कब कब हुई। तो सर्वप्रथम यदि हम देखें 1895 स्वराज विधेयक तिलक द्वारा, फिर उसके बाद गांधी जी ने 1922 में ये स्टेटमेंट दिया था कि भारतीयों का जो संविधान है वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। फिर 1928 में नेहरू रिपोर्ट में भी संविधान सभा की मांग झलकती है जो मोतीलाल नेहरू ने तैयार की थी। लेकिन औपचारिक रूप से सर्वप्रथम किसने मांग की, 1934 में M.N. रॉय द्वारा, और उसके बाद 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, एक स्टेटमेंट दिया था कि स्वतंत्र भारत का संविधान भारतीयों के एक ऐसी सभा द्वारा बनेगा जो वयस्क मताधिकार पर चुनी गई हो। ठीक, तो इसके बाद अभी उत्पत्ति हो गया और भारत में मांग हो गया। अब इसके बाद आगे क्या देखना है हमको कि भाई पृष्ठभूमि क्या थी। इसके बाद हमको देखना है कि पृष्ठभूमि क्या थी। तो अगर हम देखें भारत की मांग में सबसे लास्ट में हमने क्या देखा कि 1938 में जो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था उसमें जवाहरलाल नेहरू ने ये स्पष्ट कर दिया था कि भारत के संविधान का निर्माण एक ऐसी सभा द्वारा होगा जो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगी। अब यदि हम देखें कि इसकी पृष्ठभूमि में क्या है, ठीक है, तो इसकी पृष्ठभूमि में मुख्य रूप से हमें क्या पढ़ना है, तीन चीजें। एक, अगस्त प्रस्ताव, एक हमको पढ़ना है अगस्त प्रस्ताव जो कब आया था, 8 अगस्त 1940। फिर इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, क्रिप्स मिशन। इसके बाद हमको पढ़ना है क्रिप्स मिशन जो आया था 1942 में। और एक पृष्ठभूमि में हमको क्या पढ़ना है क्रिप्स मिशन के बाद, कैबिनेट मिशन। ठीक है, इन चीजों को हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखें इसमें कि इन चीजों में हमको क्या पढ़ना है, तो इस चीज पे हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये तीन चीजें आप हिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे। देखिए यदि हम बात करें तो भारतीय इतिहास के संबंध में ये तीन पृष्ठभूमि चल रही थी और यही वो टाइम था जब वैश्विक इतिहास या विश्व इतिहास में 1939 से 1944 के आसपास विश्व युद्ध चल रहा था। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव भारत क्यों आया, इसमें ध्यान रखिएगा कि जो इंग्लैंड है वो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत से सहयोग की अपेक्षा कर रहा था और इसी युद्ध के सहयोग की अपेक्षा के चलते लॉर्ड लिनलिथगो ने एक अगस्त प्रस्ताव भारतीयों के सामने पेश किया। इसमें दो जो प्रमुख बातें थी वो कौन थी कि एक इनने प्रस्ताव दिया कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी, मतलब भारतीयों की संख्या प्लस की जाएगी, बढ़ाई जाएगी। ठीक है, और दूसरा जो इनने दिया था वो क्या दिया था कि भारतीयों द्वारा अपना संविधान बनाना उनका अधिकार है। भारतीयों द्वारा संविधान बनाना उनका अधिकार है
संविधान बनाना उनका अधिकार है, इसलिए उन्होंने एक कंडीशन रख दी, इसलिए युद्ध के बाद या युद्ध उपरांत भारत में स्वराज्य की स्थापना की जाएगी। ठीक है। अब इस प्रस्ताव को मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। ठीक, क्यों? क्योंकि कांग्रेस का यह तर्क था कि वो भारत की स्वतंत्रता से कोई समझौता नहीं चाह रही। तो मुस्लिम लीग कांग्रेस को ये दोनों प्रावधान नहीं जमे। वही मुस्लिम लीग का क्या तर्क था, मुस्लिम लीग का यह तर्क था कि वह भारत और पाकिस्तान की विभाजन की मांग पर अड़ी थी। तो फलस्वरूप क्या हुआ, पृष्ठभूमि में अगस्त प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं निकला। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया, युद्ध में भारत का सहयोग चाहिए था, इसलिए लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव लाया। उन्होंने मुस्लिम लीग कांग्रेस के सामने दो प्रस्ताव रखे। पहला प्रस्ताव क्या था कि जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद है उसमें हम भारतीयों की संख्या और बढ़ा देंगे, और दूसरा प्रस्ताव उन्होंने क्या रखा कि भारतीयों द्वारा अपना संविधान निर्माण करना उनका अधिकार है, इसलिए हम युद्ध के बाद भारत में स्वराज्य की स्थापना करेंगे। ठीक, तो उस टाइम क्या है कि जैसे ब्रिटेन से कोई भी डेलीगेशन आता था तो भारत में कौन था अथॉरिटी, मतलब किससे बात करते थे उस समय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग से ही बात होती थी मुख्य रूप से। तो इन दोनों ने अस्वीकार कर दिया। फिर क्रिप्स मिशन 1942 में क्या आया, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की अगुवाई में क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया, उसके दो कारण थे। पहला, भारतीयों द्वारा स्वतंत्रता की लड़ाई लगातार लड़ी जा रही थी, और दूसरा, इस पृष्ठभूमि में देखें तो जापान की शक्ति लगातार बढ़ती जा रही थी। जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखे ऑस्ट्रेलिया, चीन, अमेरिका जैसे देशों ने ब्रिटेन पे दबाव बनाया कि आप किसी भी तरीके से भाई भारत को आजाद करिए और युद्ध में भारत का अपने फेवर में सहयोग लीजिए। तो इन दो कारणों से स्टेफोर्ड क्रिप्स के अगुवाई में क्रिप्स मिशन 1942 को कहा आया, भारत आया। ठीक है, क्रिप्स मिशन भारत आया। इन्होंने क्या बोला, क्रिप्स मिशन ने भी दो प्रस्ताव दिए। पहला, युद्ध उपरांत भारत में एक सभा का गठन किया जाएगा। युद्ध उपरांत भारत में एक सभा का गठन किया जाएगा जो भारत के लिए संविधान का क्या करेगी, निर्माण करेगी। पहला इनने ये प्रस्ताव दिया। दूसरा प्रस्ताव क्या दिया था कि जो प्रांत हैं तो प्रांतों को स्वतंत्रता होगी, प्रांतों को स्वतंत्रता होगी। कैसी स्वतंत्रता होगी, प्रांतों को नया संविधान स्वीकार करने या ना करने के साथ साथ अलग संविधान निर्माण की स्वतंत्रता इस मिशन के द्वारा दी गई थी। ठीक, तो यह मिशन भी फाइनली क्या हुआ, अस्वीकार हुआ। इस मिशन को भी मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। क्यों अस्वीकार कर दिया, कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग तो सबसे पहले इसलिए इससे असहमत थी क्योंकि मुस्लिम लीग की लगातार मांग थी कि हमको अलग देश चाहिए और अलग संविधान चाहिए, इसलिए मुस्लिम लीग इससे असहमत थी। कांग्रेस को यह लगा कि क्रिप्स मिशन के इस प्रस्ताव से कहीं भारत के बहुत सारे टुकड़े ना हो जाएं। क्यों, क्योंकि इस प्रस्ताव में प्रांतों को ये खुली छूट दे दी थी कि आप चाहो नया संविधान स्वीकार करो या ना करो, या अपने लिए अलग से संविधान बना लो। तो कांग्रेस ने इस कारण से इस प्रस्ताव से असहमति जताई, और लीग का तो एक अपना अलग ही वो चल रहा था कि हमको अलग देश चाहिए और अलग संविधान चाहिए। तो ये वाला मिशन भी फाइनली क्या हुआ, कैंसिल। फिर इसके बाद क्रिप्स मिशन कब आया, 1946 में। ठीक है, युद्ध के बाद क्या हुआ, इंग्लैंड में चुनाव हुए और प्रधानमंत्री एटली की क्या बनी, सरकार बनी। एटली के बारे में कहा जाता है कि वो काफी लिबरल थे। उन्होंने सोचा कि अब भारतीयों को वाकई में क्या कर देना चाहिए, आजाद कर देना चाहिए। तो प्रधानमंत्री ने अपने कैबिनेट के 3 मंत्रियों का एक शिष्टमंडल बना के भारत भेजा, जिसे ही कैबिनेट मिशन कहा गया। ठीक है, कैबिनेट मिशन जब भारत आया
तो कैबिनेट मिशन ने सबसे पहले अलग अलग संविधान की मांग को अस्वीकार कर दिया जो कि लीक कर रही थी, और दूसरा क्या कर दिया कि भाई आप संविधान सभा का जो निर्माण कर रहे हो उसमें सांप्रदायिकता के आधार पे आप अपने प्रतिनिधि चुन सकते हैं। तो इस दूसरे प्रस्ताव से मुस्लिम लीग काफी हद तक संतुष्ट हो गई और फाइनली कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पे या सिफारिश पे संविधान सभा के गठन की बात हुई। तो ये हो गई हमारी क्या पृष्ठभूमि। अब कैबिनेट मिशन ने न केवल प्रस्ताव रखे थे बल्कि उन्होंने ये भी बताया था कि संविधान सभा का स्वरूप क्या होना चाहिए या उसका गठन आप कैसे कैसे करें। तो अगला जो हमारा बिंदु या कीवर्ड्स है वो क्या है, स्वरूप या गठन। आई होप थोड़ा सा आपको समय लग रहा होगा, लेकिन जो मैं संविधान सभा के बारे में बता रहा हूं बिल्कुल शून्य से शिखर तक बता रहा हूं, जीरो से लेके बिल्कुल डिटेल तक बता रहा हूं। तो वीडियो में आप बने रहिएगा और इस वीडियो के बाद आपको संविधान सभा कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। अब दूसरा है स्वरूप या गठन, स्वरूप या गठन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि स्वरूप या गठन में क्या था, स्वरूप या गठन में क्या था, सबसे पहले हमें देखना है स्वरूप या गठन, क्योंकि कैबिनेट मिशन को कांग्रेस ने भी मान लिया था और लीग ने भी मान लिया था। तो कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर, कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर 1946 में, कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर नवंबर 1946 में क्या हुआ, सभा का गठन हुआ। अब यहां कंफ्यूज मत होइएगा, गठन इसका नवंबर 1946 में ही हुआ है, ठीक है, का गठन हुआ, ठीक है। जिसकी प्रकृति या स्वरूप, जिसकी प्रकृति या स्वरूप इस प्रकार थी। मतलब कैबिनेट मिशन ने अनुशंसा के साथ साथ ये भी सजेस्ट किया कि आप जो संविधान सभा बना रहे हो वो कैसी होनी चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले इन्होंने बोला कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 389। अब जनरली लोग जो संविधान सभा पढ़ते हैं वो यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक, लेकिन थोड़ा सा हमारा उद्देश्य विस्तारित रूप से पढ़ाना है, इसलिए हमने इसके पहले ये 3-4 पॉइंट्स कवर किए। तो 389 में आप सभी जानते हैं कि डिस्क्रिप्शंस क्या था, 292 जो सीटें थी वो देसी रियासतों, 292 जो सीटें थी वो कहां से आनी थी, ब्रिटिश प्रांतों से आनी थी। 292 सीट ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि से आनी थी। 4 सीट जो थी वो कहां से, चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से। 4 सीटें जो थी वो कहां से, चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से। और उस टाइम 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र कौन कौन हुआ करते थे, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान, ठीक है। और जो 93 सीट्स थी वो देसी रियासतों से आनी थी, देसी रियासतों से आनी थी, ठीक। अब यहां ध्यान दीजिएगा, जैसे यदि आज हम बात करें कि भारत का भूभाग कितने भागों में बटा है, तो आज हम देखें कि मुख्य रूप से भारत केंद्र, राज्य और यूटीज में बटा है। ये ब्रिटिश भारत का विभाजन है कि उस समय भारत कैसे बटा था जब ब्रिटिश हुकूमत थी। कुछ लैंड ब्रिटिश प्रांत थे, कुछ चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे और कुछ देसी रियासत थे, ठीक है। एक इनका ये था, ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या किया था, दूसरा इन्होंने जो वो दिया था कि जो सीटों का आवंटन है वो जनसंख्या के आधार पे देना है। सीटों का जो आवंटन है वो जनसंख्या के आधार पर था और सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि की संख्या जो है वो ऐसी निश्चित या निर्धारित की गई। दूसरा पॉइंट हमारा क्या था कि जनसंख्या के आधार पर लगभग 10 लाख की जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि को चुनना था, ठीक है। और तीसरा क्या था कि जो ब्रिटिश प्रांतों के लिए, ठीक है, तीसरा क्या था, ब्रिटिश प्रांतों के लिए
ब्रिटिश प्रांतों के लिए जो सीटों का आवंटन होना था, सीटों का आवंटन होना था, वो कैसे होना था? मुख्य रूप से तीन समुदाय में, एक मुस्लिम, एक सिख और एक सामान्य। मुस्लिम, सिख और सामान्य की जनसंख्या के अनुपात में ही करना था। ठीक है, फिर इसके बाद ये वाला पॉइंट सभी समझ गए, एक बार और अभी समझाएंगे कि ब्रिटिश प्रांतों में जो सीटों का निर्धारण होना था, वो जनसंख्या तो उसका आधार थी ही, लेकिन ब्रिटिश प्रांतों की सीटों का जो निर्धारण था वो तीन प्रमुख समुदाय की जनसंख्या के अनुपात पे होना था, मुस्लिम, सिख और सामान्य। फिर इसके बाद क्या था कि प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि का जो चुनाव था वो कैसे होना था? ध्यान रखिएगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होना था। एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होना था, एकल संक्रमणीय मत पद्धति से। ठीक, तो ये तो हो गया निर्वाचन की पद्धति कि क्या होनी थी। अब इसमें मतदाता क्या होना था? तो इसमें मतदाता क्या होते? उसी समुदाय के, जो ये तीन समुदाय हैं, इसी समुदाय के विधानमंडल के सदस्य, इसी समुदाय के विधानमंडल के सदस्य इसमें क्या थे? चुनते इनको। और एक लास्ट इसमें क्या था कि जो देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे, देसी रियासतों के प्रतिनिधियों को क्या किया जाना था? मनोनीत किया जाना था। देसी रियासतों के प्रतिनिधियों को मनोनीत किया जाना था। किसके द्वारा? देसी रियासतों के प्रमुख द्वारा, जो भी वहां राजा महाराजा थे उनको। ठीक, तो ये जो था, ये स्वरूप किसने डिसाइड किया था? कैबिनेट मिशन ने। भाई उनने मंजूरी दे दी कि आप संविधान सभा बना लो, लेकिन संविधान सभा का गठन आप इस आधार पे करेंगे। 389 टोटल मेंबर थे, उसका डिस्क्रिप्शन। जनसंख्या के आधार पर नॉर्मली 10 लाख की जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि को चुना जाना था। ब्रिटिश प्रांतों की सीटों का जो आवंटन था वो मुख्य रूप से तीन समुदाय, मुस्लिम, सिख और सामान्य की जनसंख्या के अनुपात पे होना था। प्रत्येक समुदाय, ये जो मुस्लिम, सिख के सामान्य हैं, इन समुदाय के प्रतिनिधियों का जो चुनाव था वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होना था। और इन तीन समुदाय के जो प्रतिनिधि हैं उसी समुदाय के सदस्यों के द्वारा चुने जाने थे। और अंतिम इसमें प्रावधान क्या था कि जो देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे उनको रियासतों के प्रमुख द्वारा क्या किया जाना था? रियासतों के प्रमुख के द्वारा उनको मनोनीत किया जाना था। इसलिए मेंस में कभी कभी ये क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित थी और आंशिक रूप से मनोनीत थी, इसको समझाइए। तो कुछ नहीं करना है आपको, कैबिनेट मिशन की इन सिफारिशों को लिख देना है कि आखिर क्यों हम संविधान सभा को आंशिक रूप से निर्वाचित बोलते हैं और आंशिक रूप से क्या बोलते हैं? मनोनीत। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश प्रांत की सीटें थी वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थी, जबकि जो देसी रियासतों की सीटें थी वो देसी रियासतों के प्रमुख द्वारा क्या थी? मनोनीत थी। अब इसके बाद देखें चुनाव और इसके परिणाम। ठीक है, अब यहां पे ध्यान रखना है कि उपरोक्त योजना अनुसार, कौन सी योजना? जो भी हमने 5 पॉइंट्स में समझी, उपरोक्त योजनानुसार जुलाई अगस्त 1946 में कुल 296, अब इसका डिस्क्रिप्शन, देसी प्रांत की 292 सीट और चीफ कमिश्नर क्षेत्रों की 4 सीट पर चुनाव हुए। अब यहां पे ध्यान रखना कि संविधान सभा के चुनाव से
देसी रियासतों ने अपने आप को अलग रखा था, तो इसलिए 93 सीट छूट गई। ये ब्रिटिश प्रांतों की हैं और ये चीफ कमिश्नर क्षेत्रों की हैं। ठीक, अब इसमें परिणाम क्या हुआ, ये चुनाव हुआ तो इसमें परिणाम कांग्रेस को कितनी सीटें मिली और मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली और अन्य को कितनी सीटें मिली। तो कांग्रेस को मिली 208, मुस्लिम लीग को मिली 73 और अन्य को मिली 15। ये टोटल कर लेना 296 हो रहा है, तो ये सही है। ठीक है, फिर इसके बाद ध्यान रखिएगा, एक और फैक्ट आपको याद रखना है कि संविधान सभा में फीमेल्स कितनी थी, तो 15, एससी कितने थे 26 और एसटी के सदस्य कितने थे 33। ये टोटल जो 296 सीटों पे चुनाव हुआ था उसमें कुल महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी 15, अनुसूचित जाति के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी 26 और अनुसूचित जनजाति के समुदाय के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी 33। क्लियर है ये चीज, 33। ठीक है, अब यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया ये, क्योंकि आज की वीडियो में मुझे लगता है यहां तक ही रहते हैं, फिर कल से नेक्स्ट वीडियो में अपन कार्यप्रणाली पर इसको समझ लीजिएगा कि डॉक्टर अंबेडकर के साथ क्या कॉन्सेप्ट वहां पे क्या वो है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, जब 1946 में चुनाव हुए थे तो डॉक्टर अंबेडकर का प्रारंभ में जो चुनाव हुआ था वो कहां से हुआ था, पूर्वी बंगाल से। ठीक है, पूर्वी बंगाल से। अब ये चीज भी आपको पता होगी कि 3 जून 1947 चुनाव कब हुआ, 46, 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आया था जिसने भारत और पाकिस्तान के विभाजन को स्वीकृति दे दी थी। ठीक, जब भारत और पाकिस्तान विभाजित हुआ तो पूर्वी बंगाल जहां से अंबेडकर जी प्रारंभ में चुने गए थे, ये किस पे चला गया, पाकिस्तान में। अब संविधान सभा के रूप में अंबेडकर जी का स्थान खाली, क्योंकि जिस स्थान से वो जीते थे वो कहां चला गया, पाकिस्तान। लेकिन संविधान के निर्माण में अंबेडकर जी का बहुत बड़ा रोल था और उनको वापस फिर सभा के सदस्य के रूप में लाना था। तो ध्यान रखिएगा, बंबई की पूना सीट, बहुत अच्छे से सुनिएगा, बंबई की पूना सीट पे एक सज्जन थे जिनका नाम था M.R. जयकार। M.R. जयकार, ये जयकार महोदय को क्या करवाया गया, अपनी सदस्यता से सीट से त्यागपत्र दिलवाया। अब पूना की जो बंबई की जो पूना सीट्स है वो खाली हो गई, तो यहाँ बाय इलेक्शन या उपचुनाव हुए और अंबेडकर जी को अंततः बंबई की पूना सीट से निर्वाचित करके संविधान सभा के सदस्य के रूप में क्या किया गया, संविधान सभा के सदस्य के रूप में वापस पुनः लाया गया। ठीक है, चलिए तो आज के लिए यहां तक ठीक है, कल नेक्स्ट वीडियो में हम इसको फिर कंटिन्यू करेंगे कार्यप्रणाली में। आज हमने क्या देखा कि संविधान सभा की उत्पत्ति विश्व में किसने सोचा, प्रैक्टिकली रूप से कहां हुई, भारत में किस किस सन में संविधान सभा की मांग की गई, पृष्ठभूमि मुख्य रूप से हमने 3 चीज देखी, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन। फिर कैबिनेट मिशन आया, उनने अनुशंसा दे दी कि संविधान सभा बना लो और इस तरीके से बना लो, तो स्वरूप और गठन भी हो गया। चुनाव और परिणाम, जुलाई अगस्त में चुनाव होता है, देसी रियासत अपने आप को चुनाव से अलग रखती हैं, इसलिए 292 ब्रिटिश प्रांत और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र, टोटल 296 सीटों पर निर्वाचित होता है, जिनका परिणाम आपके सामने लिखा है कि कांग्रेस ने 208 जीती, लीग ने 73 और अन्य निर्दलीय ने कितनी, 15। ठीक है, चलिए तो आज के वीडियो में बस इतना ही, इसको कल फिर कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं राम गोस्वामी आपसे विदा लेता हूं, जय हिंद।